प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है रवि तिवारी। द स्टोरीज ऑफ कलयुग में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बात है दिल्ली की, दिनांक 2 जुलाई सन 1995। रात के करीब 11 बजे थे और अब्दुल नाजिर काजरी कांस्टेबल और साथ में उनके थे होमगार्ड चंद्रपाल एक दिल्ली के पॉश एरिया जनपद में गश्त पे थे। रात को ड्यूटी रहती है। उसी गश्त के दौरान एक औरत उनके पास भागती हुई आती है और आग आग चिल्लाती हुई उनके करीब आके बोलती है कि आग लग गई है साहब, जल्दी चलिए। दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं और भाग के उसका पीछा करते हैं। वो लेडीज उनको ले जाती है एक होटल के पास, एक रेस्टोरेंट के पास, जिसका नाम था अशोक यात्री निवास रेस्टोरेंट। वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर और भी भीड़ जमा होती है। ऊपर से, होटल के ऊपर से जहाँ पे किचन एरिया होता है, वहाँ से बहुत तेज़ आग की लपटें निकल रही होती हैं। अब्दुल नाजिर काजरी जो कांस्टेबल होते हैं वो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं और सीधे भाग के जाते हैं उस होटल के पास जहाँ आग लगी होती है। बाहर होटल का मैनेजर होता है जिसका नाम होता है केशव। वो खड़ा होता है और उससे पूछते हैं कि सब क्या हो गया, और अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। परंतु जो होटल का मैनेजर होता है केशव, वो उनको मना करता है। कहता है कि कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई है, नॉर्मल हम सब उसके अंदर कुछ खाली पेपर थे, कुछ ख़राब पेपर थे, वही सब जला रहे हैं और कुछ खाली, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। वो इस तरह से दोनों पुलिस वालों को मना करता है। पुलिस वालों को वहाँ पर उन पर शक हो जाता है। वो होटल के पीछे से दीवार फांदकर अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि एक तंदूर है। तंदूर के सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं और कुछ भूनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ जलाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों जाके वहाँ पर देखते हैं कि ऐसा घटना हो रखी है। वो पूछते हैं कि सब क्या कर रहे हो। तो दोनों व्यक्ति बोलते हैं, दोनों में से एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि हम बकरा भून रहे हैं साहब, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। परंतु अब्दुल नाजिर काजरी बहुत चालाक और तेज़ तर्रार कांस्टेबल होते हैं। वो देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो शक है, क्योंकि वो आसपास देखते हैं, जहाँ पर तंदूर के आसपास देखते हैं तो उनको कुछ चीज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। वहाँ पर बॉडी का, किसी शरीर का कुछ पार्ट वहाँ पर दिख जाता है। वहाँ पर तो वो कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप बाहर आते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद बैकअप टीम को कांटेक्ट करते हैं। बैकअप टीम को बुलाते हैं और साथ में ही जब बैकअप टीम उनकी आ जाती है तो वो सारे आके अंदर, होटल के अंदर दोबारा से घुसते हैं। वो देखते हैं कि तंदूर के ऊपर एक लाश पड़ी है जो जल रही है लगातार, परंतु उस हद तक नहीं जली है। उसका जो चेहरा है वो अभी भी बचा हुआ है, यानी कि ऊपर फेस तो उसका पूरा चमड़ा जो है जल चुका है, लेकिन चमड़े के अंदर का कुछ पार्ट बचा हुआ है। उस लाश को उतारती है। अब ये घटना कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूं। जिस समय वो पहुंचे थे उस समय वहां पर 2 व्यक्ति थे। उसमें से एक व्यक्ति तो भाग जाता है और एक व्यक्ति पकड़ा जाता है जो कि था केशव, होटल का मैनेजर। पुलिस तुरंत उसको हिरासत में लेती है और लेके पुलिस रिमांड पर निकल पड़ते हैं। वो बताता है कि सर, जो मेरे साथ भागने वाला व्यक्ति था वो था सुशील शर्मा, और वो जो लाश थी वो उसी की पत्नी की थी, नैना की। पुलिस जो है भौचक्के में हो जाती है कि ये सब क्या है और किस तरह से ये घटना हुई है, क्योंकि लाश को मार के जलाने का जो घटना थी वो पहले कभी सुनाई नहीं दी गई थी। सबसे पहले मैं आपको सुशील शर्मा की कुछ बायोग्राफी के बारे में बता देता हूँ कि सुशील शर्मा है कौन। सुशील शर्मा उस समय दिल्ली के अंदर एक उभरता चेहरा था राजनीति में। यूथ कांग्रेस का वो प्रेसिडेंट भी रहा और इसने डीयू के अंदर ही कॉमर्स से ग्रेजुएशन अपनी पूरी कंप्लीट करी। और जो नैना थी, नैना भी इसी के साथ यूथ कांग्रेस के अंदर ही काम करती थी, साथ में ही दोनों पॉलिटिक्स के अंदर रुचि रखते थे। और वो भी साथ में उसने भी अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो डीयू से ही करी थी कंप्लीट। जो नैना थी उन्हें कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी और दोनों
पार्टी पार्टी में तो साथ में थे ही, और दोनों में आपस में वहीं से मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद दोनों साथ रहने लगे लिव इन के अंदर। नैना जब वो साथ रहने लगे तो नैना जो है वो पॉलिटिक्स से थोड़ी थोड़ी दूर जाने लगी, क्योंकि दोनों साथ रहने लगे थे, अब दोनों एक दूसरे को समय देने लगे थे। परंतु जो सुशील शर्मा था वो फिर भी राजनीति में पूरी तरह से अग्रसर था, पूरी तरह से उसमें सम्मिलित था। एक दिल्ली में एक एरिया पड़ता है मंदिर मार्ग अपार्टमेंट, वहां पर दोनों ने एक कमरा लिया, फ्लैट लिया, और वहीं पर वो दोनों रहने लगे। अब जब दोनों रहने लगे तो उनके बीच में करीबियां बढ़ने लगी और भी ज्यादा। अब इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। कई कई जगह खबर ये मिलती है कि दोनों ने शादी कर ली थी छुपकर, और कई कई जगह खबर ये मिलती है कि दोनों ने शादी नहीं की थी। परंतु एक जो खबर लास्ट में निकल के आती है जिसमें पुष्टि की गई है वो है कि दोनों ने छुप छुप कर कहीं पर शादी कर ली थी, लेकिन सुशील शर्मा इस बात को बाहर नहीं बताया करता था किसी को। इस कारण दोनों में आपसी रंजिश बनने लगी। दोनों रंजिश की इतनी ज्यादा बनने लगी कि आपस में रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी। अब जब रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी तो दोनों एक दूसरे को देखकर अपना मन चुराने लगे, एक दूसरे को ज्यादा ही उल्टा सीधा बोलते थे। बातचीत पति पत्नी में वो वाली नहीं रही थी। जब ये बात इस तरह से इतनी बढ़ गई तब जो नैना थी वो सुशील की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और उसको इग्नोर करने लगी थी। एक मतलूब करीम नाम से एक शख्स था जो कि यूथ कांग्रेस में था नैना के साथ उस समय, और मतलूब करीम दोस्त भी था नैना का। अब जब ऐसा कुछ उनके बीच में कड़वाहट आने लगी तो नैना मतलूब करीम से लगातार फोन पे बात करने लगी, उसे शेयर करती थी हर बात, और उनके बीच में बात होने लगी। बात होते होते उसने सुशील शर्मा को बिल्कुल इग्नोर करने लगा, इग्नोर कर दिया। अब सुशील शर्मा, अब दोनों पति पत्नी है, सुशील शर्मा को शक भी होने लग गया कि ये सब क्या कर रही है और ये कैसे हो रहा है। बात है 2 जुलाई सन 1995 की। सुशील शर्मा अपने काम से थक हार कर घर पहुंचता है और वो देखता है कि नैना के हाथ में एक विस्की का ग्लास है, वो ड्रिंक कर रही थी और साथ में वो फोन पर किससे बात कर रही थी। ड्रिंक करते करते, बात करते करते वो सुशील शर्मा को देख के उसके सामने ग्लास ऑफर करती है कि आप भी पी लो, लेकिन सुशील शर्मा डिनाई कर देता है इस बात से कि भाई मुझे नहीं पीना। अब सुशील शर्मा पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, क्योंकि शक तो उसको पहले ही होता है। तो वो कहते हैं मैं अपने परिवार से किसी से बात कर रही हूं। सुशील शर्मा कुछ नहीं बोलता और नैना वहां से चली जाती है, फोन रखकर उसके वहीं पर टेबल पर। सुशील शर्मा फोन उठाता है और जो नंबर लास्ट जिस नंबर पे कॉल करी थी उस नंबर को रिडायल करता है दोबारा। रिडायल करने पर वहां से हेलो की आवाज आती है और वो हेलो की आवाज करीम की थी। अब सुशील शर्मा का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। वो जाता है नैना के पास और पूछता है कि ये सब क्या है, तुम इससे क्यों बात करती हो। अब मैं आपको थोड़ा सा नैना और करीम के थोड़े से रिश्तों के बारे में बता देता हूं। जो नैना थी वो लड़ाई झगड़ा तो बढ़ ही रहा था। नैना पूरी तरीके से सुशील को छोड़ना चाहती थी और जो करीम था उसके साथ जाकर फॉरेन में सेटल होना चाहती थी, और वहां पर जैसे कमर्शियल पायलट का उन्हें ट्रेनिंग ले रखी थी, वहां पर जाके उस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहती थी। सुशील शर्मा ये सब देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आपस में गाली गलौज शुरू हो जाती है। एक समय आता है सुशील शर्मा अपनी कमरे से निकलकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है, सब कुछ शांत माहौल बन जाता है उस समय। इतने में अचानक से कमरे के अंदर से गोली की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर अंदर जाता है तो देखता है कि नैना अपने हाथ में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को लेकर अपने माथे पर लगाकर बोलती है कि मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी, तुमने मुझे तंग कर रखा है, तुमने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। अब जो सुशील होता है, सुशील किसी तरह से उसको मनाता है और उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लेता है। रिवॉल्वर लेने के बाद भी उनके बीच में अगर सब कुछ शांत रहता तो शायद बात संभल सकती थी, परंतु होनी को कौन टाल सकता है।
दोनों की लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाती है और लड़ाई बढ़ते 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 कुछ इस तरह बढ़ जाती है कि सुशील शर्मा नैना के माथे पर बंदूक तान देता है, उसके सामने बंदूक तान देता है और कहता है मैं तुमको भी जान से मार दूंगा। नैना भी कहती है कि तुम मुझे मार के दिखाओ। अब जब इन दोनों में इतनी लड़ाई बढ़ गई है तो एक समय ऐसा, लड़ाई बढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है कि सुशील शर्मा एक फायर करता है। पहला फायर जो करता है वो दीवार पर, पीछे की दीवार पर जहां पे नैना खड़ी होती है उसकी पीछे की दीवार पर घड़ी होती है, घड़ी भी जाके लगता है और उसको बच के निकल जाता है। और दूसरा फायर करता है तो उसकी गर्दन पर लगता है। तीसरा फायर उसके माथे पर लगता है और तुरंत नैना धराशायी होके गिर जाती है। अब गुस्सा इतना ज्यादा था सुशील के अंदर कि उसको समझ नहीं आता कुछ, और जब वो गिर जाती है और पूरे कमरे में खून खून फैल जाता है तब वो देखकर घबरा जाता है और वो टूटकर गिर पड़ता है और रोने लगता है। सुशील शर्मा को ये बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा था कि उन्हें क्या कर दिया है। अब सुशील शर्मा चारों तरफ खून देख के और घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं। वो कुछ देर, कुछ घंटे शांत बैठता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैंने जो करना था वो तो कर दिया, परंतु अब मुझे इससे बचना भी होगा। उसको पुलिस का भी डर होता है। वो बाहर आकर देखता है कि क्या गोली की आवाज़ बाहर तो सुनाई नहीं दी, या कोई इस आवाज़ से, कोई इस आवाज़ के ऊपर, गोली की आवाज़ के ऊपर किसी का ध्यान तो नहीं गया। वो बाहर आकर देखता है और देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। सुशील शर्मा सबसे पहले कमरे के अंदर जो खून बिखरा होता है उसको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद अच्छे से, बड़ी बारीकी से साफ कर देता है। साफ करने के बाद वो बाहर जाता है, बाहर जाकर बड़े बड़े पॉलिथीन लेकर आता है मार्केट से। उसका प्लान था कि वो लाश को उसके अंदर रखेगा और रख के कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देगा। जब पॉलिथीन को लेके आता है तब देखता है कि लाश बहुत भारी है, उसको काटना पड़ेगा, परंतु वो उतना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको काट के, उसको अलग करके उस पन्नी में डाल के बाहर कहीं ले जाके ठिकाने लगा सके। वो पूरी लाश को एक साथ रखता है पॉलिथीन में और चादर से लपेट लेता है। अब वो और इंतजार करता है कि आसपास हलचल जो है वो बंद हो जाए। हलचल कुछ हद तक कम होती है और वो अपनी मारुति 800 गाड़ी को लाकर अपने घर के सामने खड़ी करता है और वहां से लाश को जो है घसीट कर गाड़ी के अंदर डाल देता है। गाड़ी के अंदर जब लाश को डालता है तो वो निकल पड़ता है लाश को लेके, और उसका प्लान ये होता है कि शायद मैं अगर इस लाश को किसी नदी में बहा दूं तो शायद इससे अच्छा कोई सुराग मिटाने का काम नहीं हो सकता, या कोई इसका हल इसके अलावा नहीं हो सकता। वो ITO पुल के पास जाता है और वहाँ देखता है कि यहाँ से ऊपर मैं नीचे नदी में लाश को फेंक दूंगा और मैं बच के निकल जाऊंगा। परंतु जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत हलचल होती है। अगर वो क्योंकि वहाँ पे लगातार वो रोड चलता रहता है, अगर वो ऐसा काम करेगा तो कोई ना कोई उसको देख लेगा और वो पकड़ा जाएगा। वो दोबारा से वहाँ से गाड़ी घुमाता है और वापस निकल पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसका एक होटल होता है जिसका नाम था, होटल का नाम जो मैंने आपको बताया था कि अशोक यात्री निवास होटल। वो वहाँ पर जाता है और सबसे पहले फ़ोन करता है अब होटल के मैनेजर केशव को और कहता है कि आप 1 मिनट से पहले होटल को खाली करवाइए। तो केशव कहता है कि अभी तो खाना बहुत सारा बचा हुआ है और ग्राहक भी सारे बैठे हुए हैं, अभी कैसे मैं खाली करवा सकता हूँ। तो कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और कुछ मत पूछो, फटाफट खाली कराओ, ग्राहकों को कहो कि खाना खत्म हो गया। जब वो सुनता है कि कोई ना कोई मुसीबत आ गई है तो फटाफट से होटल को खाली करवाता है। अब होटल में बहुत सारे एम्प्लॉय भी काम करते थे जो कि खाना होटल में ही खाया करते थे। वो क्या करता है केशव की उन सबको 25-25 रुपए देके कहता है कि तुम सब खाना जो है बाहर खा लो। सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद जो केशव है वो आता है सुशील के पास और पूछता है कि क्या बात हुई। तो कहता है कि, तो सुशील बोलते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, आप पूरी बात तो मुझे बताइए। सुशील कहता है कि मेरे हाथ से मेरी पत्नी की यानी नैना की हत्या हो गई है। अब जो केशव होता है वो भकभका जाता है कि ये कैसे हो गया। तो कहते हैं कि अब तुमको जो है मेरा साथ देना होगा,
लाश को ठिकाना लगाने में। केशव साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, एक न एक दिन आप पकड़े जाओगे। लेकिन किसी तरीके से सुशील जो है वो मना लेता है केशव को। अब जो केशव होता है, केशव कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों मिलके मारुति 800 से लाश को बाहर निकालते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर किचन की तरफ ले जाते हैं। वो देखते हैं कि तंदूर वहां पर दिखता है, जिसमें तंदूर में भी जल्दी में रोटियां लगाई गई थी और तंदूर जल रहा होता है। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस लाश को अगर तंदूर के ऊपर रख के जला दिया जाए तो शायद जलने के बाद कोई सुराग नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, दोनों लाश को उठाते हैं और तंदूर के ऊपर रख देते हैं। अब जो तंदूर की आग होती है वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती जिससे लाश को जल्दी जलाया जा सके, या इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इतनी ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं होती कि उसमें लाश जल्दी से जल सके। वो अखबार डालते हैं उसके अंदर, लेकिन लाश नहीं जलती। अब कोई ना कोई तरकीब लगाई जा रही है, परंतु लाश नहीं जल रही है। लाश उस तरीके से फटाफट नहीं जल रही है, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। जब डर अंदर होता है तो जल्दी जल्दी कोई ना कोई घटना को अंजाम देने का प्रयास लगातार किया जाता है। अब जो सुशील होता है वो वहां से बटर उठा के कहता है कि तुम बटर उठा के लाओ, क्योंकि जब उसमें बटर बड़ी जल्दी आग पकड़ता है। बटर का एक पैकेट उठा के लाते हैं और एक पैकेट अंदर डालते हैं। जब बटर का एक पैकेट अंदर डलता है तो बहुत तेज से आग निकलती है बाहर, जिसके कारण बॉडी जो है वो जल्दी जल्दी जलने लगती है। जब देखते हैं कि ऐसा हो गया तो वो एक और बटर का पैकेट डालते हैं, और तेज आग जलती है। एक और बटर का पैकेट डालते हैं, और तेज जो है आग जलने लगती है। और इसी तरीके से 4 से 5 बटर के पैकेट उसके अंदर वो तंदूर के अंदर डाल देता है और आग जो है लगातार जलने लगती है। साथ में अखबार भी डालते रहते हैं, कुछ पेपर्स भी होते हैं वो भी डालते रहते हैं, ताकि लाश जल्दी जल सके। लेकिन वो उस प्रोसेस के अंदर वो भूल जाते हैं कि वो जो आग है वो होटल के बाहर दिखाई दे रही है, यानी कि जो होटल में चिमनी थी वहां से बाहर दिखाई दे रही है और उसकी फ्लेम जो है बाहर जा रही है। और बाहर खड़ी एक औरत जो कि उसके आसपास, होटल के आसपास एक वेजिटेबल वेंडर काम करती थी, वो औरत उस आग को देख के घबरा जाती है और फटाफट जाती है पुलिस के पास। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उस दौरान वहां पर सुशील और साथ में केशव होता है। केशव तो वहां पर पकड़ा जाता है, पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन सुशील वहां से भाग जाता है। सुशील तुरंत भागकर जाता है गुजरात, और गुजरात के अंदर उसका एक आईएएस दोस्त होता है। उसको बिना बताए कहता है कि मैं किसी काम से आया हूं, आज सोचा था आपसे मिल लूं। एक रात वहां पर रुकता है। रुकने के बाद पुलिस उसकी तलाश में वैसे ही घूम रही होती है लगातार, और उसके बाद वो वहां से निकलकर जाता है जयपुर के बाद जाता है मुंबई, और मुंबई के बाद जाता है तिरुपति बालाजी टेम्पल, जहां पर वो अपना सर्व मुंडवा देता है। वहां पर सर मुंडवाने के बाद वो जाता है चेन्नई, और चेन्नई जब वो पहुंचता है तो पुलिस को किसी शनाखत की वजह से पता लग जाता है कि जो सुशील है वो चेन्नई के अंदर है, और पुलिस चेन्नई निकल पड़ती है। लेकिन पुलिस को वहां चकमा देकर सुशील निकल जाता है बेंगलुरु 10 जुलाई 1995 को। अब पुलिस लगातार उसके पीछे भाग रही है। अब जो 10 जुलाई 1995 को पुलिस जो है बेंगलुरु के अंदर से पकड़ लेती है सुशील को, और सीधे सीधे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में ले आती है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट 12 जुलाई 1995 को 10 दिन के रिमांड पर भेज देती है सुशील को, और 27 जुलाई 1995 को चार्जशीट जो है तो फाइल हो जाती है उसके ऊपर। 31 जुलाई 1995 को सेशन कोर्ट के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई लगातार चलती है और उस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। आरोप पर आरोप लगते हैं, और उसके ऊपर 302 मर्डर की धारा, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंस की धारा और 201 सबूत मिटाने को लेकर उसके ऊपर जो है ऐसे केस दर्ज होते हैं। साथ में जो केशव होता है उसका साथ देने के लिए उस पर भी केस दर्ज होता है साथ में, और उसके साथ में मतलब केशव पर को तो भी पकड़ा जाता है, पहले ही पकड़ा जाता है, लेकिन साथ में 3 और लोगों पर को आरोपी माना जाता है। अब 3 नवंबर 2003 को केशव को और
सुशील को, दोनों को आरोपी मान लिया जाता है और जो सुशील होता है उसको सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है, लेकिन केशव को 7 साल की सजा होती है। अब 7 नवंबर को 2003 को ये सब सजा जो होती है उनको सुनाई जाती है। दिसंबर 2003 को दिल्ली हाई कोर्ट में इनका केस जाता है और वहां पर भी सेम इनके ऊपर होता है कि इनको जो सजा थी इनकी बरकरार रखी जाती है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। 2007 के अंदर जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सुशील शर्मा को की जो सजा मिलती है, जो सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको दी थी, हाई कोर्ट ने उसको सजाए मौत हुई थी, उसको चेंज करके उम्र कैद में कन्वर्ट कर देती है कि तुम इसको अब उम्र कैद में रखा जाएगा। अब सुशील शर्मा तिहाड़ जेल में बंद और जो साथ में केशव था उसने अपने 7 साल की सजा थी, वो जो 7 साल की सजा थी वो पूरी करके वो बरी हो जाता है और साथ में जो 2 लोगों को और इसमें आरोपी माना जाता है उन दोनों को बरी कर दिया जाता है। अब मामला वहां से आपको मेन जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई वो मैं आपको समझाता हूं। तिहाड़ जेल के अंदर वो बंद होता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उन दिनों जब वो तिहाड़ जेल में बंद होता है तो वो वहां पर पुजारी का काम करता है जेल के अंदर और उस दौरान वहां पर वही एक ऐसा कैदी होता है जिसको 20 साल तक कोई पैरोल नहीं मिलती। पैरोल यानी जेल से बाहर आने की कोई भी उसको छुट्टी नहीं मिलती 20 साल तक। 2015 में कुछ दिन के लिए उसको पैरोल मिलती है जिसमें वो बाहर आता है और उसकी जो उम्र थी, जो उसको सजा मिली थी कैदी की, वो 20 साल पूरे हो जाते हैं। उसको 15 दिन की पैरोल भी मिल जाती है। उसके बाद जब वो 21वें साल में वहां पर जेल के अंदर होता है तो उसके व्यवहार को नोटिस लगातार, क्योंकि जेल प्रशासन भी लगातार नोटिस करता रहता है कि वो कैसा व्यवहार है उसका वहां पर जेल के अंदर रहने के दौरान। 23 साल जब पूरे होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अच्छे व्यवहार की वजह से 2018 में उसको रिहा कर देती है, उसके अच्छे व्यवहार की वजह से। अगर मैं आपको बताऊं कि तंदूर कांड उस समय का सबसे ज्यादा फेमस कांड हुआ था, सबसे ब्रूटल कांड था, क्योंकि इस कांड के अंदर मर्डर तो हुआ ही था लेकिन मर्डर के बाद जो लाश छुपाने का तरीका था वो बहुत ज्यादा भयानक और डरावना था। उस समय इस क्राइम को लेकर, इस घटना को लेकर आसपास बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारी कह सकते हैं कि प्रशासन की इंसल्ट भी बहुत सारी हुई थी उस समय, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी उस समय और बहुत दिन तक ये पकड़ में भी नहीं आया था। उस दौरान इस घटना को बहुत हाइप मिली और इस केस के अंदर बहुत सारी नई चीजें भी हुई थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डीएनए टेस्ट भी इस केस में हुआ था। उस समय मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ था कि डीएनए टेस्ट किया गया था। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और वीडियो आप सब लगातार देख ही रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और इसी तरह की क्राइम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कोई कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसके बारे में लिखें। ये चैनल आपका है, सपोर्ट करना भी आपका काम है। मैं था रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।